हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा आज है डेट नंबर 21। जीएनजी 2.0 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल और आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 1। मनी की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे बेटा और बहुत सारी थ्योरीज है इसके अंदर, मजेदार मजेदार थ्योरीज हैं। तो भाई जानदार शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। बच्चों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैप्टर है बेटा हमारा मनी की डिमांड के बारे में। पहले थोड़ी सी बातें समझते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी। बेटा हम बात कर रहे हैं मनी की डिमांड, राइट। मनी डिमांड लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। तो मनी की डिमांड का क्या मतलब है, हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं? तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स का अलग अलग थ्योरीज थी, अलग अलग उनके व्यू पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए फॉर मनी डिमांड, राइट। कि मनी की डिमांड हम या तो देखो हम रखते हैं अपने पास कैश रखने के पर्पज से, है ना। मनी की डिमांड हम किस लिए करते हैं कि हमें अपने पास कैश की फॉर्म में रखना है। तो या तो हम इस सेंस में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं थ्योरीज में क्या क्या आने वाला है। या फिर हम बात करेंगे कि जब हम मनी की डिमांड करते हैं तो हमें उसके अंदर से कितना पैसा रखना होता है अपने प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए। प्रिकॉशनरी पर्पस बोले तो बेटा इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, राइट। किस पर्पसेस के लिए? इमरजेंसी पर्पसेस के लिए कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट्स भी करनी हो सकती है, इसलिए भी मनी की डिमांड होती है कि नहीं है। तो बेटा मनी की डिमांड वेरियस सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से होती है और हर इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया था कि मनी की डिमांड इकोनॉमी में क्यों करी जाती है और क्या क्या पर्पसेस हैं। सबने अपनी अपनी इक्वेशंस, अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा। वेरियस थ्योरीज हैं, इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ उनकी थ्योरीज को डिस्क्राइब करा गया, ठीक है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं एक बार जल्दी से बेटा, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं थोड़ा सा। तो मनी इज असेंशियल फॉर फुलफिलिंग द ह्यूमन नीड्स एंड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। भैया पैसा तो जरूरी है, पैसा होगा तभी इकोनॉमी चलेगी, तभी हमारा घर चलेगा, तभी भाई खा पी पाएंगे कुछ, राइट। पैसा जरूरी है कि नहीं है। ऑल्दो वी यूज मनी डेली, मेनी पीपल डोंट फुली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज और हाउ इट वर्क्स। तो मनी एक्चुअल में काम करता कैसे है ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। अब एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आप लोगों को बहुत सारी बातें कुछ नई नई हो सकता है पता लगे अभी, तो सारी एक बार देखते चलते हैं बढ़िया से। तो मनी सर्व्स द थ्री मेन फंक्शंस बेटा। कौन कौन से? स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा भी आपने और फंक्शंस पढ़े होंगे, पर मेजरली हमने यहां पर हाईलाइट करा हुआ है इन तीन मेजर फंक्शंस को, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस है बेटा? सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को सेव कर सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, कि आज हम मनी को सेव करके रख लेते हैं और फ्यूचर में किसी डेट पर यूज करेंगे। ऐसा पहले नहीं होता था, एज कंपेयर टू बार्टर सिस्टम। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। बार्टर सिस्टम में ज्यादातर चीजें पेरिशेबल होती थी, उनको स्टोर करना मुश्किल था, है कि नहीं। दूसरा आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आज की डेट में अगर हमें किसी भी चीज को कंपेयर करना हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हम बेसिस किसको बनाते हैं? मनी को, है ना। हर चीज को मनी से कंपेयर करके बता देते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी चीज कम वैल्यूएबल है, राइट। फिर आता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट हेल्प्स पीपल बाय एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इजीली। भैया जरिया है, इसी के थ्रू ही तो, मनी की वजह से ही तो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही है ना। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेलिंग और फॉर ट्रांजैक्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है। चलो, नाउ विदाउट मनी वी वुड रिलाई ऑन अ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम पे रिलाई करना पड़ेगा भाई। बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या आती थी, है ना, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बढ़िया से कि बार्टर सिस्टम अगर होता तो क्या क्या दिक्कत थी। बहुत सिंपल सी बातें है ना। तो देखो कि एक कार मैकेनिक है, उसको हु नीड टू फाइंड अ फार्मर हु नीड्स अ कार रिपेयर एंड आल्सो हैज अ फूड टू ऑफर इन रिटर्न। अब कितनी दुविधा वाली बात है कि भैया कार मैकेनिक है, उसके पास क्या सर्विस है देने के लिए? कार रिपेयर ही कर सकता है वो, और उसको खाना चाहिए तो उसको फार्मर चाहिए, यानी उसको ऐसा फार्मर चाहिए जिसको गाड़ी की रिपेयर की जरूरत हो और बदले में वो खाना दे सके। तो कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, कितना मुश्किल से उसको ऐसा कोई मिलेगा, राइट। तो इसलिए डिफिकल्टी आ गई ना। दिस इज डिफिकल्ट एंड इनएफिशिएंट। भैया पैसा नहीं होगा, अगर मनी ना होता तो ये सब प्रॉब्लम्स थी कि नहीं थी। तो इसलिए मनी इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमें, राइट। तो मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्टिंग एज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम। इज इट अलाउज पीपल टू सेल देयर गुड्स और सर्विसेज एंड देन यूज दैट मनी टू बाय व्हाट दे नीड। आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के पैसा लो और उस पैसे से आप अपनी मर्जी से जो मर्जी खरीदो। तो मनी को बना दिया एक जरिया कि कुछ भी बेचना खरीदना है तो मनी से ही होगा। सिंपल है। चलो, विदाउट नीडिंग डायरेक्ट एक्सचेंज। सो एज अ पीपल बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, विच इंक्रीजेस द ट्रांजैक्शन एंड दस डिमांड फॉर मनी आल्सो ग्रोस। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम के साथ साथ मनी की डिमांड बढ़ने लगी, है ना। समय के साथ साथ जब सबको पता लग गया कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि पैसे से ही सब कुछ होता है, तो फिर मनी की डिमांड धीरे धीरे बेटा बढ़ने लग गई, राइट। चलो नाउ बात करते हैं बेटा फिएट मनी की। ये कोई अलग से टर्म नहीं है, समझते हैं इस बात को। अभी आप धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे अगले यूनिट्स में जब हम जाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इस चैप्टर के हिसाब से समझ रहे हैं
कि एक लीगल टेंडर मनी, ऐसा मनी जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ऑथराइज करा है कि इस मनी को ही आप यूज करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए इकोनॉमी में। तो आप कहोगे सर वही तो है। हाँ तो बेटा डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो भी मनी आरबीआई ने प्रिंट करके लीगली अलाउ करती है इकोनॉमी में टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टू बी यूज्ड एज अ मनी, दैट इज फिएट मनी। बात समझ आ गई? तो देखो फिएट मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू और मटेरियल वैल्यू। एक करेंसी नोट है, ऐसे समझो आपके पास एक करेंसी नोट है 500 रुपीज का, ठीक है। क्या इसकी अपनी कोई वैल्यू है? हम उस कागज के टुकड़े को, उस नोट को डिमांड नहीं कर रहे एक्चुअली में, समझना बात को। हम डिमांड कर रहे हैं कि हम एक परचेजिंग पावर हमारे पास आ जाए और उस परचेजिंग पावर से हम दूसरी चीजें कर सके, यानी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को हम इजीली परचेज कर सके, इसलिए हम मनी की डिमांड करते हैं बच्चों, है ना। हमें पैसा किस लिए चाहिए? क्या हमें उस नोट से कुछ मिल रहा है? नहीं, लेकिन उस नोट से परचेजिंग पावर जरूर मिल रही है हमें, कि हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब हम उससे कुछ भी खरीद सकते हैं फ्यूचर में, राइट। चलो तो देखो, बट इट वर्क्स बिकॉज पीपल ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट इट एज अ मनी, इट्स वैल्यू कम्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट बैकिंग एंड पब्लिक बिलीव। लोगों को सबको भरोसा है, सरकार की बैकिंग है ना, कोई मना तो नहीं कर सकता उसको लीगली एक्सेप्ट करने से, राइट। इसलिए वो एक लीगल टेंडर मनी है, लीगली अलाउड मनी है फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं फिएट मनी, ठीक है जी। अर्लियर पीपल यूज गोल्ड, पहले क्या होता था? गोल्ड सिल्वर यूज होता था, है ना, और कैरिंग मेटल्स वाज डिफिकल्ट। देखो ना, पहले लोग याद है राजा महाराजों के टाइम पर वो अशरफिया वगैरह कैरी करते थे, तो कहीं उन्हें ट्रांजैक्शन करने जाना तो इतना सारा सोना अशरफिया सब उनको लाद के ले जाना पड़ता था, इतना सारा। तो किसी ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा करे, उसने एक स्लिप बनाई, ठीक है। एक पर्सन ने बैंकिंग सिस्टम बनाया, किसी ने, उसने बनाई एक स्लिप। उसने कहा कि आप ये जो सारा लेके जा रहे हो ना, अशरफिया वगैरह सारी लेके जा रहे हो, ये आप मेरे पास रखवा दो, ये सब आप कहां रख दो? मेरे पास रख दो, मैं उसके बदले आपको एक स्लिप दे देता हूं। अब वो सारा जो इतना सारा सोना कैरी करके ले जा रहा था, सिक्के ले जा रहा था, ज्वेलरी जो भी लेके जा रहा था, उसको उसने कहा कि आप ये सब मेरे पास रख दो कस्टडी के तौर पे, और आप ये पर्ची ले जाओ, और जिसके साथ भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है आप उसको ये पर्ची दे देना, और वो पर्ची लेके मेरे पास आ जाएगा, मेरे को दिखा देगा, तो मैं उसको दे दूंगा सामान यहां से उठा के, आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। समझ आई बात? उसने क्या आसान कर दिया कि कैरी करके नहीं ले जाना पड़ेगा इतना सारा, बस एक स्लिप ले जाओ। तो ये स्लिप से आइडिया आया कि क्यों ना हम स्लिप को ही रोटेट करने लग जाए इकोनॉमी में। तो अल्टीमेटली लोग गोल्ड लेना ले जाना छोड़ दिया लोगों ने, लोग आपस में एक दूसरे को पर्ची ही देना शुरू हो गए। समझ गए मेरी बात? कि जिसने सबसे पहले सर्कुलेट करी थी उसने जिसको दी, वो गोल्ड लेने नहीं गया, उसने उससे कुछ और सामान खरीद लिया और वो पर्ची किसी और को दे दी, फिर उसने कुछ और खरीदा, उसने पर्ची कुछ और को दे दी, और पर्ची ही सर्कुलेट होने लग गई, जो धीरे धीरे आज आप देख रहे हो आपके सामने करेंसी नोट की फॉर्म में है। तो ऐसे शुरुआत हुई थी मनी की, समझ गए ना। तो एक लीगल टेंडर मनी, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, ये बात यहां पे लिखी हुई बेटा, ठीक है ना। तो पहले कैरी करना मुश्किल था, पीपल स्टार्टेड यूजिंग द पेपर नोट्स बैक्ड बाय द गोल्ड सिल्वर डिपॉजिट इन द बैंक। अब ये बात समझ आती है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट उतनी ही होगी जितना गोल्ड और सिल्वर सरकार के पास पड़ा है, आरबीआई के पास पड़ा है, क्योंकि वो पर्ची भी याद करो जब कंसेप्ट शुरू हुआ था कितने की बनाई होगी, उतने की बनाई होगी ना जितनी ओरिजिनली आपके पास पड़ा हुआ है गोल्ड, उतने की ही पर्ची सर्कुलेट हो सकती है इकोनॉमी में। तो सेम कंसेप्ट है। तो जितना बैंक के पास, आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का रिजर्व पड़ा हुआ है, उतने की ही करेंसी सर्कुलेट हो सकती है इकोनॉमी में। क्या बोला मैंने? जितना आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं या फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पड़े हैं, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू की ही करेंसी को सर्कुलेट कराया जा सकता है इकोनॉमी में। सेम वो स्लिप वाला कंसेप्ट जो पहले से चलता आ रहा है, राइट। चलो, तो इसी को बोलते हैं बेटा फिएट मनी। चलो, नाउ एक अच्छे मनी की, गुड मनी की क्वालिटीज क्या क्या होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ इसका एग्जाम में, इस तरीके से आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी, इस तरीके से आया हुआ कई बार। सिंपल क्वेश्चन होता है बेटा बहुत, देखो कि भैया जनरली एक्सेप्टेबल होगा, हर कोई इसको एग्री करेगा यूज करने के लिए, ड्यूरेबल होगा यानी कि लंबे समय तक चलेगा, ऐसा नहीं कि यूज करा खत्म हो गया, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चल सकता है, मतलब यूज करके तो खत्म हो ही जाता है। कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं खराब हो जाएगा, सर्कुलेट होता रहेगा आराम से, ड्यूरेबल है, चलता रहेगा, लास्ट लॉन्ग, है ना। रिकॉग्नाइजेबल है, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहीं गिरा हुआ मिल जाए इजीली दिख जाएगा दूर से, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और समझ लोगे उसको, एक सेकंड में पहचान लोगे, अरे तो करेंसी का नोट है, एक सेकंड में पहचान लोगे, है ना। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपका कोई सर लोग करते तो है, पर भाई कॉपी होता है ना, कॉपी तो कॉपी होते हैं, ओरिजिनल तो नहीं बन सकता, तो कोई भी उसको ओरिजिनल जैसा नहीं बना सकता। आरबीआई के पास ये पावर है ओरिजिनल बनाने की। रिलेटिवली स्केर्स, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है भैया, पैसे की ही तो कमी है, सारी दिक्कत ही तो पैसे की है, तभी तो भाग दौड़ लगी हुई है। तो स्केर्स है, शॉर्टेज है, नॉट टू कॉमन बट सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, है ना, तभी तो लोग मेहनत करके लगे हुए हैं पैसा कमाने में भाई, शॉर्टेज है इसलिए, राइट। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी, वही स्लिप वाला एग्जांपल समझ आ गया आपको। यूनिफॉर्म है, सबके पास एक जैसी करेंसी होगी, जो 500 का नोट मेरे पास है वही आपके पास होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों के नोट्स में, राइट, दोनों एक दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, राइट। डिविजिबल है, आप एक 500 का नोट लो, उसको इजीली आप डिवाइड कर सकते हो 100 के 5 नोटों में, या 50 के नोट्स में 20 10 जो आपको सही लगे उसमें इजीली डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, पहले जब बार्टर सिस्टम था तो ज्यादातर वो लाइफ स्टॉक वगैरह का भी ट्रेड होता था, तो क्या उसको हाफ हाफ थोड़ी बांट के देंगे, पूरा ही देना पड़ता था,
लेकिन यहां पर क्या है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो छोटी छोटी वैल्यूज में, मतलब एक करेंसी से आप छोटे छोटे अमाउंट की भी चीजें ले सकते हो अलग अलग, राइट। तो मनी का फीचर है। तो ये सब चीजें होंगी तो उसको हम गुड मनी बोलेंगे, यानी वो सही मनी है, राइट। कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, रुपी 1 into कॉइन्स विदाउट लूजिंग द वैल्यू, वैल्यू का नुकसान हुए बिना, ठीक है जी। नाउ हाउ मनी इज मेजर, कैसे मेजर करते हैं? इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मनी सप्लाई इज मेनली मेजर टू अ ब्रॉड मनी विच इज इंक्लूडेड ऑल एसेट्स लाइक स्टोर वैल्यू एंड आर लिक्विड होते हैं। भैया देखो मनी को मेजर करने के लिए हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसका नेक्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल आने वाला है, थोड़ा सा यहां पर बताया गया आपको इंट्रो टाइप। वो क्या है कि मेजर कैसे होता है एज अ ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी मतलब कि जितनी भी सर्कुलेशन है मनी की इकोनॉमी में, जहां जहां पे मनी है उस सबको इंक्लूड कर लेना, दैट इज M3 वाला कंसेप्ट आएगा बाद में। तो उसके अंदर हम लेते हैं बेटा ब्रॉड मनी, यानी जितने भी मनी है सबको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। स्टोर वैल्यू एंड आर लिक्विड, लिक्विड मतलब जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है विदाउट लॉस, या तो डायरेक्ट कैश ही हो सीधा, या कोई ऐसा असेट हो जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी नहीं है ना, कोई भी ऐसी चीज जो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, समझ गए? उन सबको हम मनी की मेजरमेंट में काउंट कर सकते हैं। चलो नैरो मनी क्या है? करेंसी, कॉइन्स, ये सब भी आगे डिटेल में आने वाले, फिर भी थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में दिया हुआ है, सिलेबस का पार्ट है तो हम इसलिए कर रहे हैं। नैरो मनी इज द कॉइन्स एंड नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट दैट अलाउ पेमेंट्स, राइट। कि भैया कोई भी ऐसे अकाउंट जिनसे पेमेंट हो रही है, या कोई भी करेंसी, कॉइन्स विद द पब्लिक, वो सब क्या है? हमारे नैरो मनी का पार्ट है। किसका पार्ट है? नैरो मनी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बाकी डिपॉजिट्स नहीं काउंट करे, देखेंगे। ब्रॉड मनी में क्या आता है? इन एडिशन टू नैरो मनी, ब्रॉड मनी के अंदर क्या आता है बेटा? अदर डिपॉजिट्स। कोई नॉन ट्रांसफरेबल सेविंग डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट्स है। टर्म डिपॉजिट्स में क्या आता है? एफडी वगैरह आती है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह नहीं कर देते, तो सारी फिक्स डिपॉजिट वगैरह आती है बेटा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, सेल विद अ बायबैक एग्रीमेंट। समटाइम्स हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो इस नेचर के होते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो वापस आपके पास ही आ जाएगी फ्यूचर में, रीपर्चेज एग्रीमेंट के साथ होती है, तो वो भी काउंट होगा यहाँ पर ब्रॉड मनी में। सिक्योरिटीज होती है एक्सेप्ट स्टॉक्स को हटा के, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, इनकी डिटेल में जाएंगे तो ये सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स में यूज होती है। जो हमारे मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, तो वहां पर ये ना दीज आर दी सिक्योरिटीज जो डील होती है। तो अभी आप सिर्फ आपके लिए नाम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। तो बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेट्स की तरह होते हैं, ये सब हमारे किसका पार्ट है? सिक्योरिटीज का, और ये सब भी हमारे ब्रॉड मनी में इंक्लूड हो जाता है, जबकि नैरो मनी में हम सिर्फ लिमिटेड चीज इंक्लूड करते हैं। सिंपल। एग्जाम के लिए दिस टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज नॉट सो रेलेवेंट, दूसरे चैप्टर में नैरो मनी ब्रॉड मनी के बारे में आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो नाउ डिमांड फॉर मनी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? मींस द डिजायर टू होल्ड द मनी फॉर इट्स परचेजिंग पावर। ध्यान से, हम मनी क्यों चाहिए? हमें चाहिए मनी क्योंकि उस मनी से हमें परचेजिंग पावर मिलती है, राइट। इट इज द डिराइव्ड डिमांड, दैट इज मनी इज डिमांडेड नॉट फॉर इटसेल्फ बट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। हम उस मनी से दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं इजिली, इसलिए हमें पैसा चाहिए, राइट। ध्यान रखो, हमें मनी का अपने आप से, उस करेंसी नोट की, उस कागज के टुकड़े की हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, पर है किस लिए? क्योंकि उस पैसे से हम दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, इसलिए हम उसकी डिमांड करते हैं। तो इसलिए वर्ड यूज हो रहा है कि मनी की कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं है, मनी की बेटे डिराइव्ड डिमांड है। क्या है? डिराइव्ड डिमांड है, कि हम डिराइव करते हैं मनी की डिमांड फ्रॉम दी मनी, क्योंकि हमें उससे दूसरी चीजें करनी होती हैं, इसलिए। सिंपल। व्हाई डू पीपल डिमांड मनी? किस लिए करते हैं? टू स्टोर द वैल्यू, फॉर लिक्विडिटी, टू मेक द ट्रांजेक्शंस। भैया एक तो स्टोर वैल्यू की आज स्टोर कर लेंगे, फ्यूचर में काम आ जाए, राइट। लिक्विडिटी के लिए इजी एक्सेस हो हमारे पास, कि कभी भी जरूरत हो तो आसानी से एक्सेस मिल जाए हमें, ठीक है जी। और ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो पीपल एंड फर्म होल्ड मनी इवन दो इट अर्न्स लिटिल और नो रिटर्न बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड लिक्विड। अब जरूरी नहीं है ना, ये भी थ्योरीज आएंगी अभी, कि जरूरी नहीं है ना कि मेरे को आज ही खर्चा करना है इसलिए पैसा चाहिए, नहीं, मेरे को पैसा इसलिए भी चाहिए कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में करना पड़े कोई एक्सपेंडिचर, है ना। फ्यूचर स्पेंडिंग के लिए भी मैं आज मनी की डिमांड करता हूं, समझ गया ना। इसलिए भी करता हूं मनी की डिमांड कि मेरे को रखना है अपने पास, कन्वीनियंट है रखना, कोई खराब थोड़ी हो रहा है रखा हुआ, और फ्यूचर में मुझे जो स्पेंडिंग्स करनी होंगी उसके लिए मेरे को चाहिए आज। तो लोग करते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए आज इकट्ठा करते हैं पैसा, राइट। चलो नाउ फैक्टर्स जिससे हमारे डिमांड फॉर मनी इफेक्ट होती है बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो आपकी इनकम से, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा स्पेंडिंग होगी, उतनी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, जितनी इनकम बढ़ेगी उतने आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। फिर आता है प्राइस लेवल, जितना ज्यादा कोई चीज महंगी होगी उतना ज्यादा आप उसकी ज्यादा डिमांड करोगे ना, मोर मनी नीडेड टू बाय गुड्स, उतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा आपको, जितना ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट देखो, हायर इंटरेस्ट रेट मोर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, लेस डिमांड फॉर कैश। ध्यान से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
कि अगर बैंक से इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है ज्यादा, बेटा बैंक से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो अब आप पैसे को होल्ड करना नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि डिपॉजिट ही कर देता हूं इसको, क्योंकि वहां से अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर बैंक से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपके पास डिमांड फॉर होल्डिंग कैश कम हो जाती है, होल्डिंग द अमाउंट, होल्डिंग द कैश कम हो जाता है, क्योंकि अब आप डिपॉजिट करना ज्यादा पसंद करोगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है ना। अब आपको पैसे को होल्ड करने की कॉस्ट ज्यादा लग रही है। पैसे को होल्ड करने की कॉस्ट क्या है? पैसे को होल्ड करने की कॉस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कि जो आपको बैंक दे देता अगर आपने उस पैसे को बैंक में डाला होता तो कॉस्ट है ना। मैं अपने पास पैसे रख के बैठा हूं बहुत सारे, और वो पैसे मेरे पास पड़े पड़े मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, लेकिन मेरे को एक नुकसान हो रहा है जरूर। क्या नुकसान हो रहा है? कि अगर मैंने पैसे बैंक में डाले होते तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता, पर नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने पैसे तो अपने पास रखे हुए। तो पैसे को होल्ड करने की वजह से मेरे को एक नुकसान हो रहा है, वो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है मेरे को। व्हाट इज द कॉस्ट? इंटरेस्ट। तो इसलिए बोला कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बढ़ जाती है, इसलिए हम डिमांड फॉर कैश कम करते हैं, हम डिपॉजिट ज्यादा करते हैं। रियल जीडीपी से मोर प्रोडक्शन एंड ट्रांजैक्शन, मोर डिमांड फॉर मनी। अब जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी में नई नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो भी हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, राइट। फाइनेंशियल इनोवेशंस की वजह से, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, रिड्यूसेस द नीड टू होल्ड कैश। अब जितना आप तो कहां आप कोई कैश कोई रखता है? कोई भी नहीं रखता, बहुत रेयर कहीं कोई कैश रख पाता है आज की डेट में, वरना सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है। सारे काम आज की डेट में यूपीआई से हो रहे हैं, एटीएम से अवेलेबल है सब जगह। तो इस वजह से, ये सारी फैसिलिटीज होने की वजह से आज की डेट में लोग होल्ड कम कर रहे हैं कैश, है ना। नीड टू होल्ड कैश कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया इसलिए, है ना। अच्छा बेटा, ये सब बातें जो हमने पढ़ी है, ये सब क्या पढ़ा है कि इन सब से डिमांड फॉर मनी कैसे इफेक्ट होती है, राइट। यहां पर जो हमने डिमांड फॉर मनी यूज करिए टर्म, वो टर्म यूज करिए फॉर होल्डिंग द मनी, फॉर होल्डिंग द कैश, है ना। लेकिन अब ऑपोजिट ये है कि डिमांड फॉर मनी से क्या होगा, यानी कि अगर पहले डिमांड फॉर मनी चेंज हो जाए, इन सारे फैक्टर्स में चेंज हुए बिना पहले चेंज हो जाए सीधा डिमांड फॉर मनी में, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? तो उससे इफेक्ट होंगे इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल एंड इनकम इन एन इकोनॉमी। क्या बताया बेटा? अगर डिमांड ऑफ मनी चेंज होगी तो मतलब इन सब से डिमांड फॉर मनी तो इफेक्ट होती है, पर अगर डिमांड फॉर मनी चेंज होगा तो उससे भी ये सब इफेक्ट होता है। उल्टा रिलेशन भी है, दोनों रिलेशन है मनी के केस में, है ना, कि इनकम से डिमांड फॉर मनी इफेक्ट हो रही है, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन अगर डिमांड फॉर मनी चेंज होगा तो उससे भी इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे। समझो मेरी बात? तो डिमांड से भी ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सिंपल। चलो नाउ सबसे पहली थ्योरी आ रही है बेटा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कौन सी आ रही है बेटा? सबसे पहले नाम याद कर लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1911 में इरविंग फिशर भाई साहब ने दी थी ये थ्योरी, जिनका कहना क्या था, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूं थ्योरी है क्या, फिर पढ़ेंगे एक ही बार में, समझ आ जाएगा, है ना बेटा। तो देखो, इरविंग फिशर ने अपनी इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा था mv इज इक्वल्स टू p इंटू टी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में सीधा क्रक्स बता रहा हूं, सीधा बोल दिया था कि भाई मनी का सप्लाई और जो प्राइस लेवल है, मनी का सप्लाई और जो बेटा प्राइस लेवल है, ये कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो या डायरेक्टली रिलेटेड है? मतलब कि अगर आप मनी के सप्लाई को डबल करोगे बेटा, तो प्राइसेस भी इकोनॉमी में डबल हो जाएंगे, सीधी सी बात। अगर आप मनी सप्लाई को डबल करोगे तो इकोनॉमी में प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे, मनी सप्लाई को ट्रिपल करोगे ट्रिपल हो जाएंगे, मनी सप्लाई को 100 गुना करोगे प्राइस भी 100 गुना बढ़ जाएंगे। डायरेक्टली रिलेटेड है। बाकी चीजें क्या है? तो एम तो हो गया मनी का सप्लाई, पी हो गया प्राइस का लेवल, जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, वी क्या है? वेलोसिटी, फिजिक्स का टर्म है पर सिंपल मतलब यही है कि कितनी तेजी से मनी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। व्हाट इज द वेलोसिटी, किस स्पीड से मनी सर्कुलेट हो रहा है, और स्पीड को हमने यहां पर माना है कांस्टेंट। क्या माना है बेटा? कांस्टेंट माना है। टी इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्या माना है बच्चों? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, है ना। वी हो गया हमारे पास वेलोसिटी। तो इन दोनों को हमने क्या माना है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है मेरा और ये भी कांस्टेंट है, ध्यान से, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन को भी हमने क्या माना है? कांस्टेंट, की जो एक वैल्यू है वही रहेगी, जो एक वैल्यू है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो हम अपनी मर्जी से एक बार वैल्यू लेते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखो, लेट सपोज ओरिजिनल सिचुएशन लेते हैं पहले, फिर चेंज करेंगे, है ना। ओरिजिनल सिचुएशन में ले रहा हूं कि मनी का सप्लाई है मेरा, लेट सपोज 20 इंटू वेलोसिटी मैंने मान ली 5, सिंपल। अच्छा, प्राइस लेवल को मैं मान लेता हूं 10 इंटू में कितना है ये, इसको भी 10 मानना पड़ेगा ना फिर, तो इसको एक काम करते हैं, 100 करना है ना, तो 50 इंटू 2 ऐसे कर लेते हैं। 100 हो गए दोनों तरफ, है ना। हाँ ठीक है, मतलब दिस इज माय मनी सप्लाई, पहले समझ लो, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज प्राइस लेवल, दिस इज ट्रांजैक्शन। अब इस इक्वेशन को हम इक्वल है हमारे दोनों तरफ 100 आ रहा है। नाउ क्या करना है हमें? इन दोनों को सेम रखते हुए, इन दोनों को सेम रखते हुए प्राइस लेवल को फाइंड आउट करेंगे मनी सप्लाई में चेंजेस करके। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन को हम सेम रखेंगे,
प्राइस फाइंड आउट करेंगे और मनी सप्लाई में चेंज करेंगे। देखो कैसे, मैं मनी सप्लाई को डबल कर रहा हूं यहां पर 20 से मैं इसको कर देता हूं 40 और ये सेम है। प्राइस लेवल मुझे फाइंड आउट करना है, टी मेरा सेम है क्योंकि इन दोनों को तो कांस्टेंट रखना था, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे ना, चेंज नहीं होंगे। अब बताओ पी कितना आएगा, चेक करके बताओ। देखो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 4 20, 200 हो गया, इक्वल टू पी इंटू 2 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ध्यान से देखो, ये 50 था, 50 से कितना हो गया 100, डबल हो गया। और ध्यान दो मैंने मनी सप्लाई को भी क्या किया था बेटा, मनी सप्लाई को भी क्या किया था, डबल ही तो किया था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये थी इसकी इक्वेशन कि अगर हम मनी सप्लाई को डबल कर रहे हो तो प्राइस भी डबल ही हो रहा है। मनी सप्लाई 20 से 40 हुआ तो प्राइस भी 50 से 100 हो गया। ये थी इसकी थ्योरी, समझ गए। अच्छा, बाद में इसने अपनी थ्योरी में एक और चीज करी, जो बाकी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि भाई अपनी थ्योरी में आप सिर्फ वो पैसा ले रहे हो, वो मनी ले रहे हो जो लोगों के पास पड़ा है, कैश और करेंसी, कॉइन्स, करेंसी की फॉर्म में, पर वो पैसा तो लो जो बैंक में पड़ा है, उसको तो लिया ही नहीं। तो फिर इसने क्या करा, अपनी इक्वेशन में इंक्लूड कर दिया एम डैश वी डैश। ठीक है जी, एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी इंटू टी सेम। ये क्या हो गया, एम डैश वी डैश, एम हो गया मनी का सप्लाई बैंकिंग सिस्टम में जो हो रहा है, और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ द मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम। बाकी इसने का कंसेप्ट मेरा अभी भी सेम है, इसने अपनी थ्योरी में जो फॉर्मूला दिया था उसमें इंक्लूड कर दिया इसको। इसने कहा अभी मेरी थ्योरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सेम है मेरा कंसेप्ट, समझ गए। तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंदर सीधा बात बोला गया कि मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल, समझ गए। तो चलो देखते हैं बढ़िया से नाउ। तो क्या हुआ, लेटर सपोर्टेड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल। सिंपल सी बात, ये थी इसकी इक्वेशन, हमने बात कर ली। एम पता लग गया हमें क्या होता है, वी पता लग गया, पी पता लग गया, टी पता लग गया, सारी चीजें हम बात कर चुके हैं बेटा। ठीक है, नाउ एक्सपेंडेड वर्जन में ये आ गया, एम डैश वी डैश भी आ गया। वहां पर ये क्या था, एम डैश बैंक डिपॉजिट जो कि क्रेडिट मनी है, वी डैश हो गया वेलोसिटी ऑफ द क्रेडिट मनी। एजम्पशन क्या थी, वी और वी डैश, यानी वी और वी डैश दोनों क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। टी जो कि हमारा, और वाई वी कैन से इज फिक्स्ड ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ट्रांजैक्शन को भी हम क्या मान रहे हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। सो पी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन एम। तो पी मेरा डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, एम के ऊपर। एम में जो भी चेंज आएगा वो सीधा सीधा मेरे को पी में देखने को मिलेगा, सिंपल है। कंक्लूजन क्या था, डिमांड फॉर मनी विल बी इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है जी। सप्लाई ऑफ मनी एम वी डैश एम डैश वी डैश, ठीक है। मोर ट्रांजैक्शन से क्या होगा, हाई डिमांड फॉर मनी। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी इकोनॉमी में उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी। ये हमारे इस एक थ्योरी के कंक्लूजन्स थे, समझ गए बात को। चलो नाउ अब आती है द कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर अपना एक व्यू दिया था फॉर द डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड कह सकते हैं। In early 1900 economists from Cambridge University like Alfred Marshall, Pigou, Robertson, Keynes, इन सब ने क्या किया था, एक न्यू आइडिया दिया about why people demand money. This is called the cash balance approach. ध्यान से बेटा, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। जो कैम्ब्रिज अप्रोच है उसी का दूसरा नाम याद रखोगे, कैश बैलेंस अप्रोच। इन सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर दी थी। इनका अपना एक व्यू था कि डिमांड फॉर मनी क्यों करते हैं लोग क्यों पैसे को डिमांड करते हैं। कैश बैलेंस अप्रोच थी, ध्यान से। पीपल होल्ड मनी नॉट जस्ट टू स्पेंड बट ऑल्सो टू कीप इट सेफली फॉर फ्यूचर नीड्स। आगे ना कि बाद में भी तो जरूरत है, जरूरी थोड़ी कि मेरे को पैसा इसलिए चाहिए कि मेरे को आज खर्च करना, नहीं, मेरे को पैसा इसलिए भी चाहिए कि मुझे बाद में भी खर्च करना है, राइट। तो व्हाई डू पीपल होल्ड मनी, टू स्पेंड लेटर। आगे ना, सेल एंड परचेज डोंट ऑलवेज हैपन टुगेदर, सो पीपल कीप मनी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, है कि नहीं बेटा। लाइक गेटिंग सैलरी नाउ बट पेइंग द रेंट लेटर। मेरे को पैसे आज मिल गए लेकिन मेरे को रेंट बाद में देना तो चाहिए ना मेरे को, मैं थोड़ी दूंगा जिस दिन देना होगा उस दिन दो मेरे को, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो फॉर सेफ्टी और प्रिकॉशन वी कैन से इन केस ऑफ इमरजेंसीज और अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए चाहिए मेरे को पैसा, कभी भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज सिचुएशंस तो कभी भी राइज हो सकती है, राइट। एग्जांपल देखिए, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई जॉब का लॉस, व्हाटएवर। तो इन सब रीजंस के लिए मुझे पैसा पहले ही चाहिए, उसी दिन थोड़ी ना लेने जाऊंगा मैं, राइट। Now, so in this approach, money gives utility, that's its usefulness, even when it is not spent immediately. मतलब कि इन्होंने क्या अपना आइडिया दिया, यही मेन बात जो लिखी है कि मनी से मेरे को तब भी यूटिलिटी मिलेगी अगर मैं आज खर्च ना भी कर रहा हूं तो भी मेरे को उससे यूटिलिटी मिल जाएगी आज। क्यों? क्योंकि मेरे को मन को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि फ्यूचर के लिए मेरे पास पैसा है, राइट। समझ गए बात को। नाउ हाउ मच मनी डू पीपल वांट टू होल्ड, इट मेनली डिपेंड्स ऑन आपकी इनकम कितनी है और आपका वेल्थ और इंटरेस्ट रेट कितना है ना। ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा डिमांड करोगे, वेल्थ आपकी कैसी है, वेल्थ मतलब आपके पास ऑलरेडी कितने एसेट्स क्रिएटेड है ना, और इंटरेस्ट रेट्स कितने, वही वाली बात, इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है बैंक से, उसी हिसाब से आप पैसे को होल्ड करोगे, ठीक है जी। ये थी इनकी इक्वेशन बेटा, सिंपल सी, ध्यान से समझते हैं इसको। एमडी हो गया अपना मनी की डिमांड, मतलब इन्होंने क्या कहा, मनी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, आपके बिहेवियर के ऊपर, जो कि आपका बिहेवियर क्या है ये के से डिटरमाइन होगा। इसको नाम दिया हमने कैम्ब्रिज के, याद रखोगे, के को नाम दिया कैम्ब्रिज का के। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका, पहले बता देता हूं।
इन इक्वेशंस को आपको सिर्फ ये समझना है कि एब्रीविएशंस का मतलब क्या है, ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा बेटर बताऊंगा आपको। देखो पी वाई हो गया हमारा दोनों को मिला के आपकी इनकम, ये देख लो ध्यान से, पी वाई हो गई आपकी नॉमिनल इनकम, टोटल मनी इनकम, ठीक है। मान लो आपको टोटल मनी इनकम जो है वो है 10,000, मान लिया। अब हमारे पास जो ये के है, के क्या बताता है हमें कि पार्ट ऑफ द इनकम पीपल वांट टू होल्ड एज कैश कॉल्ड कैम्ब्रिज के, है ना। लोग कितना पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने पास कैश की फॉर्म में, तो मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान लेता हूं 40%, तो 40% का मतलब के हो गया 0.4, के की वैल्यू मैंने मान ली 0.4, तो बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एमडी निकालने के लिए के अगर 0.4 है बेटा और पीवाई मैंने मान लिया 10,000 है, तो सिंपल 4,000, तो यानी मेरे को 4,000 की डिमांड है। मेरे को जो पैसा होल्ड करके रखना है अपने पास फ्यूचर नीड्स के लिए वो है 4,000। अभी 0.4 कहां से है इस क्वेश्चन में पूछना भाई, 0.4 हमने अज्यूम किया, कुछ भी हो सकता है ना, कि परसेंट टू परसेंट डिफर कर सकता है। और याद है कि हम नेशनल इनकम में एक बात पढ़ी थी कि पूरी इकोनॉमी का एमपीसी और एमपीएस फॉर अ टाइम बिंग हम सेम मानते हैं, तो सेम यहां पर कैम्ब्रिज के है, तो एवरेजली पूरी इकोनॉमी का हमें के निकाल के एवरेज के निकाल के मान सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी का ये हमारा के चल रहा है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो पूरी इकोनॉमी का हम के एज्यूम कर सकते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया 0.4, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ गए बात, मेन बात ये है कि के है क्या, के इज द पार्ट ऑफ द इनकम जो लोग कैश की फॉर्म में होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। पी वाई इज योर नॉमिनल इनकम, जिसके अंदर पी अलग से आपका प्राइस लेवल है, वाई रियल इनकम है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल इनकम आ जाती है। तो दिस मींस पीपल कीप अ फिक्स पार्ट ऑफ के ऑफ देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश। सिंपल, 4,000 मेरा जैसे आंसर निकला पे भाई। थ्योरी समझ आ गई, फॉर्मूला समझ आ गया, फॉर्मूला की एब्रीविएशन समझ आ गई, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, संभाल लेना क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलो नाउ मनी इज डिमांडेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू पढ़ लिया हमने, एंड फॉर ट्रांजैक्शन फोकस इज ऑन व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी नॉट जस्ट स्पेंड इट, है ना। फोकस इज ऑन व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, लोग पैसे को होल्ड क्यों करना चाहते हैं, उसको स्पेंड क्यों नहीं कर देते, क्यों होल्ड कर रहे हैं, तो हमने बात करी इसमें फ्यूचर नीड्स के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए, बहुत सारी चीजें, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द मनी, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी थी हमारी उसी का पार्ट है कैम्ब्रिज वाला भी। दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, याद रहेगा, कैश बैलेंस अप्रोच। चलो नाउ आगे बढ़ रहे बेटा, आगे हमारे पास है किन्जियन थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा इस चैप्टर की, किन्जियन थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी। जॉन जो हमारा कीन्स है बेसिकली उसको ही किन्जियन बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स, है ना। तो इसने भी अपनी थ्योरी दी, इसने कहा, पहले नीचे वाला पार्ट देख लो यहां पर, इसने सीधा कहा भैया कि मेरे को पैसा तीनों पर्पस के लिए चाहिए, एक या दो या तीन पर्पस के लिए नहीं, मेरे को मतलब तीनों के लिए चाहिए एक साथ। ट्रांजैक्शन के लिए यानी रेगुलर जो मेरे खर्चे हैं, रेगुलर नीड्स है, मेरी ट्रांजैक्शन पर्पस है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। फिर मेरे को अपना एक प्रिकॉशन यानी इमरजेंसीज के लिए भी चाहिए पैसा, कैम्ब्रिज वाला पॉइंट भी डाल दिया इसने, है ना, कि मेरे को आज खर्चा करने के लिए भी चाहिए, मेरे को पैसा इसलिए भी चाहिए कि बाद में करना पड़े या कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो मैं सेफ फील करूं। और तीसरा मेरे को चाहिए पैसे से पैसा बनाने के लिए, यानी अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की, कि जहां मुझे लगता है मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं ग्रोथ कर सकता हूं, इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूं, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता हूं उस पैसे से, तो उसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए। अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो अपने आसपास घर परिवार में, तो आपको ट्रेडिंग के बारे में शायद इतना आइडिया हो कि लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं हमेशा, कि आप ट्रेडिंग में हमेशा वो पैसा लगाओ जो स्पेयर है आपके पास, मतलब ऐसा नहीं ना कि रेगुलर नीड्स के पैसे ही नहीं है वही उठा के आपने लगा दिया तो डूब जाएंगे, एक रिस्क लेने वाली बात होती है ना। तो इसलिए थर्ड जाके मोटिव आया हमारे पास स्पेकुलेटिव, ठीक है। और अभी एक बात क्लियर कर रहा हूं, याद रखना, पहले से ही एग्जाम में आ जाती है कि बेटा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों ही इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है इनको, कि इंटरेस्ट कितना है इकोनॉमी में, है ना। ये तो क्या है, मुझे अपने डे टू डे खर्चे करने हैं उसके लिए है, प्रिकॉशनरी क्या है, फ्यूचर नीड्स के लिए बचा के चलना है, और स्पेकुलेटिव क्या है, जिसमें इंटरेस्ट रेट की बात आएगी कि भैया जितना इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से मेरी स्पेकुलेटिव डिमांड होगी, समझ गए। तो इसने एक इंटरेस्ट वाला जो नया फैक्टर डाला है, कीन्स ने डाला सिर्फ, कि इंटरेस्ट से भी आपकी डिमांड फॉर मनी इफेक्ट होती है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, जो आता है आफ्टर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी। अब पढ़ते हैं नाउ, कीन्स ने क्या बोला, कीन्स थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी इज नोन एज, इसकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। नाम से समझ आ रहा है बेटा कि लिक्विडिटी के हिसाब से आप क्या प्रेफरेंस रखते हो, कि अपने पास जो पैसा आप लिक्विड फॉर्म में रखते हो यानी कि इजीली अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग, जो लिक्विड फॉर्म होगा मोस्ट, उसके अंदर आप क्या प्रेफरेंस मान के चलते हो, राइट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑन अ टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था कंसेप्ट लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, ये रहा लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपके सामने, है ना। हैज मास्टरपीस द, इसने एक बुक का नाम लिखा था, पता ना, ये जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थ्योरीज वगैरह पब्लिश करते थे, इनके पेपर पब्लिश होते थे, उसका नाम लिखा हुआ बेटा, क्या नाम था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, डिनोट्स पीपल डिजायर टू होल्ड द मनी, लोग पैसे को होल्ड क्यों करते हैं, रादर देन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स, है ना, कि लोग कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की बजाय फिर भी पैसे को होल्ड क्यों करते हैं। तो इसने कहा कि भैया कंक्लूजन मेरा ये है कि हर इंसान का पूरी इकोनॉमी में तीन मोटिव्स है,
अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स, पहला ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। बात करते हैं तीनों के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले आता है बेटा ट्रांजैक्शन। पीपल कीप सम कैश इन हैंड टू मैनेज देयर डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक बाइंग ग्रोसरीज, पेइंग बिल्स और रनिंग अ बिजनेस। रेगुलर बेसिस के लिए पैसा चाहिए ना, सबसे पहले तो मुझे पैसा चाहिए डेली नीड्स पूरी करने के लिए, सिंपल, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। फिर आता है व्हाई इज दिस नीडेड, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन व्हेन पीपल गेट इनकम एंड व्हेन दे स्पेंड इट। भैया बीच में गैप आता है ना कि जब मैं पैसा अर्न कर रहा हूं और जब मुझे स्पेंड करना है, उसके बीच का जो गैप है, तब क्या करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोडक्शन करनी है, मैं पहले रॉ मटेरियल लाया, मैंने उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, अब वो प्रोडक्शन होगी, बनेगा, उसके बाद सारा वर्कआउट होगा, सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, फिर फाइनली वो बन के रेडी होगा, फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर को बिकेगा, फिर पैसा रियलाइज होगा। तो तब तक मैं कहां से मैनेज करूं अपने खर्चे, इन बिटवीन के जो मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कहां से फुलफिल होगी। मैंने एक बार पैसा लगा दिया, मैंने एक बार इनिशिएट कर दिया प्रोडक्शन प्रोसेस, अब मेरे को पैसे बाद में जाकर रियलाइज होंगे, तो इन बिटवीन कहां से अरेंज होगा। तो इन बिटवीन डे टू डे एक्सपेंसेस है कि नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें ये वाली जरूरत पड़ती है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए हमें पैसा रखना पड़ता है ना। सो दे नीड टू कीप सम मनी टू कवर द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द गैप, उस गैप के अंदर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। दो टाइप्स के, इनकम मोटिव, इंडिविजुअल कीप मनी टू स्पेंड बिटवीन सैलरी रिसीव्ड एंड मंथली एक्सपेंसेस। भाई अगर सैलरी की भी बात कर लो, सैलरी मंथ के एंड में आनी है, स्टार्टिंग से लेकर मंथ एंड के बीच के खर्चे कैसे मैनेज करोगे, तो इसलिए आप कैश अपने पास रखते हो मंथली एक्सपेंसेस से डील करने के लिए। बिजनेसेस ट्रेड मोटिव के लिए, बिजनेसेस कीप कैश टू पे फॉर थिंग्स लाइक रॉ मटेरियल, सैलरीज एंड बिल्स। बिजनेसेस अपने पास पैसा इन चीजों के लिए बचाते हैं बेटा, जो बिजनेसेस अपने पास पैसा बचाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी देनी है, बिल्स पे करने हैं, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारा सामान जब बिक जाएगा, कस्टमर जब पैसा देगा तब हम ये एक्सपेंस करेंगे, नहीं, वो तो पहले ही करना है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन मोटिव आता है बीच में, ठीक है जी। चलो, द मोर इनकम अ पर्सन फॉर बिजनेस हैज द मोर मनी दे विल कीप फॉर ट्रांजैक्शंस, है ना। जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी और जितना ज्यादा आपके बिजनेस में पैसा होगा, उतना ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। दिस टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, पहले ही बता दिया भैया, और मैं भी आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेक्युलेटिव में ही इंटरेस्ट रेट की बात आएगी, बाकी ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट की बात बेटे नहीं आएगी। ये देख लो अब इसने क्या बोला था, LR इज इक्वल्स टू KY, जहां पर LR क्या है, मनी नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन, एक तरीके से मनी की डिमांड ही है ये, पर अलग कर दिया, थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ना, इसलिए नाम रख दिया LR, ठीक है जी। पार्ट ऑफ द इनकम केप्ट एज कैश, कैम्ब्रिज के की तरह ही हो गया कि कितना पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखना चाहते हो फ्रॉम योर इनकम। भाई 10,000 इनकम है, उसमें से 40% कैश रखना है मेरे को, क्यों रखना है, क्योंकि मेरे को डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी है। तो आ गया आंसर LR का, LR बोले तो मनी की डिमांड, राइट। तो सेम बेटा याद रखोगे, LR इज इक्वल्स टू KY, कीन्स के ट्रांजैक्शन मोटिव में है ये इक्वेशन, ठीक है ना। चलो, नाउ आता है बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव, सबसे सिंपल है, तो इसमें से तो क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है बिल्कुल भी। प्रिकॉशनरी मोटिव क्योंकि नाम से समझ आता है कि हमें इमरजेंसीज, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, सिंपल। तो देखो, पीपल कीप सम एक्स्ट्रा मनी आउटसाइड देयर हैंडल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज, है ना, दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, सडन ट्रैवल करना पड़ गया, बिजनेस में डिले हो गए, लॉसेस हो गए। तो बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस सेव सम मनी, किस लिए, जस्ट इन केस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए, है ना, कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, तो भैया उससे डील करा जा सके, इसलिए सिंपल है। लो जी, अब आ गया हमारा स्पेकुलेटिव मेन, फिर से बेटा स्टार बना के याद दिला रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरेस्ट रेट की बात होगी इसके अंदर, अब जो अभी तक नहीं हो रही थी वो अब होगी बात, तो ध्यान से। पीपल होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कि लोगों ने, अब हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव पूरा हो गया, प्रिकॉशनरी मोटिव पूरा हो गया, अब हमें पैसा चाहिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, कहीं पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको ग्रैब करने के लिए। तो ये भी एक पर्पस है जिसकी वजह से हम मनी की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, राइट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पेशली व्हेन दे एक्सपेक्ट चेंजेस इन द इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसके अंदर भी, कि जब इंटरेस्ट रेट्स में और बॉन्ड प्राइसेस में चेंजेस होते हैं तो उनका फायदा उठाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, कि जब मेरा मन करे मैं उनको खरीद सकूं, है ना। तो देखोगे ध्यान से, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव मोटिव। अभी आएगा इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बारे में भी आएगा। मनी गिव्स नो रिटर्न बट बॉन्ड्स गिव, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, क्या कुछ दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा, लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्ट कर दो बॉन्ड में तो वो आपको रिटर्न देगा, राइट। किस फॉर्म में देगा बेटा, एक तो इंटरेस्ट की फॉर्म में देगा। बॉन्ड समझते हो क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। गवर्नमेंट जब लोन लेती है पब्लिक से, सीधी बात, सरकार को पैसे चाहिए भैया, तो सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, जो एक लिक्विडेटिव अट्रैक्टिव बना के करे जाते हैं कि भैया आप पैसा लगाओ उसके अंदर और सरकार आपको रेगुलरली पे करेगी इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग लोन लेते हैं बैंक से और बैंक को रेगुलरली EMI पे करते हैं, वैसे ही सरकार पब्लिक से लोन लेके सरकार पब्लिक को रेगुलरली इंटरेस्ट पे करती है। तो लोगों के लिए तो मजे वाली चीज है कि भैया सरकार के बॉन्ड में पैसा लगाओ, सरकार रेगुलरली इंटरेस्ट देगी। सर सरकार को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा,
इट्स लाइक अ लोन, तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, मैंडेटरी अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो आएगा ही आएगा, राइट। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भैया बॉन्ड पे आपको क्या मिलेगा, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा बेटे कैपिटल गेन। ज्यादा कैपिटल गेन की डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी, टैक्स में आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, थोड़ा सा बता रहा हूं बस जो जरूरी है कि बॉन्ड का प्राइस जब बढ़ जाएगा, आपने बॉन्ड लिया था तो उस समय था 1000 रुपए का, और हर बॉन्ड की ना बेटा एक मेच्योरिटी होती है, हर बॉन्ड की होती है एक मेच्योरिटी, एक लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल वो बॉन्ड था 10 साल का, है ना, 10 साल बाद इस बॉन्ड का प्राइस बढ़ के हो गया 2000, ज्यादा बड़ा नहीं करते, तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ने का भी तो फायदा मिला, बॉन्ड का मिला कि नहीं मिला आपको, सर 10 साल में जाके मिला, वो छोड़ो, मेन बात ये कि बॉन्ड में आपने जितने पैसे लगाए थे जब आपको वापस मिला उसका प्राइस तो बढ़ के मिला, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। और रेगुलरली जो आपको एक इनकम मिल रही थी वो थी इंटरेस्ट की इनकम। तो बॉन्ड में पैसा लगाने से दो तरह के पैसे मिलते हैं मेरे को बेटा, इंटरेस्ट की फॉर्म में और कैपिटल गेन की फॉर्म में, विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज इन द बॉन्ड प्राइस, ठीक है जी। However, बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना इस बात को, अगर सरकार इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दे कि वो कहे कि भाई आप हमारे बॉन्ड में पैसा लगाओ, हम आपको 10% दे रहे थे, हम आपको 15% इंटरेस्ट देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, पर क्या अब सरकार बॉन्ड का प्राइस बढ़ाएगी? मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो हमें बात समझ आएगी अच्छे से कि सरकार कभी भी डुअल बेनिफिट नहीं देती, एक ही इंसान को दो बेनिफिट नहीं देती कभी भी। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि डुअल बेनिफिट पहुंच रहे हैं तो उनमें से किसी एक को कम कर देती है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बेटा बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने बच्चों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जो बॉन्ड का प्राइस है ना वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, समझ गए, मतलब दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा। तो उसी हिसाब से इन्वेस्टर भी अपना दिमाग लगाते हैं, देखेंगे अब ध्यान से, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो बॉन्ड प्राइस कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होगा। ये तो है डायरेक्ट स्टोरी। अब इसी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी घुसाएंगे, अब देखो कैसे। तो देखो जी, अब कैसे लोग डिसाइड करते हैं, अब ध्यान से सुनो। अब अगर करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अभी जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स का वो ज्यादा चल रहा है, मतलब जो भी है हाई पे अपने, तो भैया बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता हो दिख रहा है आपको, कैसे भी कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऑलरेडी हाई पे है या ऑलरेडी पीक के आसपास है इंटरेस्ट रेट, तो अब तो गिरने वाला इंटरेस्ट रेट, यही मतलब है ना इस बात का। तो अभी क्या इसको परचेस करने में समझदारी है? मेरी बात समझना ध्यान से। अगर आपने अभी इसमें पैसा लगाया तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एक इन्वेस्टर के नजरिए से सोचो, पहले गवर्नमेंट के नजरिए से सोच रहे थे, अब इन्वेस्टर के, क्योंकि अब किसको डिसाइड करना है? लोगों को, जो इन्वेस्टर, राइट। तो आपको एक बॉन्ड का प्राइस पता है कि ऑलरेडी हाई पर है, अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अब ये गिरेगा फ्यूचर में कभी ना कभी, और जैसे ही गिरेगा इंटरेस्ट रेट तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो भैया आज ही उसमें पैसा लगाने का फायदा है, क्यों? क्योंकि आज मैं उसके बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा भी ले लूंगा, और फ्यूचर में जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो मेरे को उस बॉन्ड के प्राइस बढ़ने में भी फायदा हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ध्यान से देखो, करंट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पीपल एक्सपेक्ट इट टू फॉल इन फ्यूचर, लोगों को पता है कि अब ये फ्यूचर में गिरेगा, इससे क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। सो दे बाय बॉन्ड्स नाउ टू अर्न टू टाइप्स ऑफ इनकम, ज्यादा इंटरेस्ट रेट और कैपिटल गेन दोनों का फायदा लेंगे, फिर वो मिल जाएगा ना लोगों को फायदा। लेकिन अगर करंट इंटरेस्ट रेट लो है तो अब हमें पता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, लेकिन आज तो लो है, आज अगर मैं पैसे लगा दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरते हुए मैं क्यों लगाऊं पैसा, है ना। आज इंटरेस्ट रेट कम है और फ्यूचर में क्या होगा? पीपल एक्सपेक्टेड टू राइज, बाद में बढ़ेगा, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, तो दूसरा नुकसान। तो इससे बढ़िया तो ये है कि जब मुझे पता ही है कि बॉन्ड सस्ता होने वाला है तो मैं सस्ते वाले का वेट करूं ना। कोई चीज आपको पता है कि सस्ती होने वाली है कल, तो आप कल तक का वेट ही करोगे कि आज ही खरीद लोगे उसको महंगे पे? नहीं ना, आप वेट कर लोगे कल का। अगर आपको श्योर हो जाए इस बात को लेके कि कल एक चीज सस्ती होने वाली है और मैं उसको कल भी ले ही सकता हूं, तो कल लूंगा, मैं उसको आज क्यों लूंगा, राइट। तो अगर मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन पर से मेरे को पता लग रहा है कि इसका प्राइस गिर रहा है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगा बेटा? होल्ड कर लूंगा कैश को, अवॉइड करूंगा अपना कैपिटल लॉस और वेट करूंगा बॉन्ड का प्राइस गिरने का, ताकि जब प्राइस गिरे तब लूं, और क्योंकि जब गिरते हुए प्राइस पे लूंगा तो मेरे को बाद में इंक्रीज का बेनिफिट मिलेगा। आज ले लूंगा बढ़े हुए प्राइस पे तो बाद में गिर जाएगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, राइट। बात समझ गए? तो इस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में। सिंपल। चलो नाउ, तो पीपल डिसाइड वेदर टू होल्ड कैश और बॉन्ड्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट। हमें बात समझ आ गई। दे कंपेयर द करंट इंटरेस्ट रेट, जो कि RN से डिनोट होता है बेटा, है ना, विद अ नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है फ्यूचर में जो होने वाला है, विच इज देयर पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एवरेज रेट शुड बी, यानी वही फ्यूचर में जो होने वाला है। तो ध्यान से, ये ग्राफ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूं बस, ठीक है ना। द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंडिविजुअल्स कैन बी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड। देखो कैसे भैया, RN मेरा जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, एक्सपेक्टेड बाद में कम है। तो ध्यान से, अगर मेरा आज का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और बाद में पता है कि मेरे को गिरेगा ये, तो आज मेरी डिमांड ज्यादा होगी ना। अभी पढ़ा हमने, ये लो देख लो, अगर आज का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है
तो फ्यूचर में मुझे पता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं आज इन्वेस्ट करूंगा, है ना, ताकि ज्यादा इंटरेस्ट भी मिले मेरे को आज, और फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस बढ़ने का भी फायदा मिल जाए। तो इसलिए हमने पढ़ा कि जब मेरा आज का रेट ज्यादा है, एक्सपेक्टेड वाला कम है, तो मेरी स्पेकुलेटिव डिमांड ज्यादा होगी। बस ये मतलब है इस डायग्राम का, और कोई मतलब नहीं। और एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ही बेकार डायग्राम है, इन्होंने कुछ ज्यादा क्लैरिटी एक डायग्राम में दी ही नहीं है, यही है सिर्फ। ठीक है, चलो नाउ देखो वही कंसेप्ट जो हमने पढ़ा अभी, उसी कंसेप्ट को हम आर एन और आरसी के नजरिए से पढ़ रहे हैं। सेम बात, आर एन बोले जो अभी इंटरेस्ट रेट है ये एक्सपेक्टेड है, तो भैया अगर ये ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, पीपल एक्सपेक्ट टू रेट टू फॉल, बॉन्ड रेट टू राइज, दे होल्ड ओनली बॉन्ड टू अर्न द इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन। सेम बात है, कुछ भी नया नहीं है, समझ गए जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा। बस अब हम आर एन और आरसी की टर्म्स में पढ़ रहे हैं। आर एन क्या है जो अभी इंटरेस्ट चल रहा है, आरसी क्या है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए, तो यही बात हम अभी 2 स्लाइड पहले पढ़ चुके हैं, उसी को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो टू अर्न हायर इंटरेस्ट नाउ, अगर कम होगा तो अभी इंटरेस्ट रेट कम है, पीपल एक्सपेक्ट रेट्स टू राइज, बॉन्ड प्राइस टू फॉल, दे होल्ड ओनली कैश टू अवॉइड द लॉस। सेम बात है, बराबर है तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, होल्ड करो या इन्वेस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों बराबर ही है तो करो इन्वेस्ट, मत करो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स। स्पेकुलेटिव डिमांड जो हमारी, अब ये वो इंटरेस्ट रेट्स है जिससे जो हमें डिपॉजिट पे मिलता है। ध्यान से समझेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, कि व्हेन इंटरेस्ट रेट्स फॉल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश, कैश रखने की डिमांड मेरी बढ़ जाती है जब इंटरेस्ट रेट्स फॉल होते हैं। कौन से इंटरेस्ट रेट्स, अब ये वो इंटरेस्ट रेट्स है जो बैंक हमें पे करता है, तो मैं ये कहूंगा ना कि मेरी कैश रखने की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, रादर देन इन्वेस्टिंग मेरी कैश रखने की डिमांड बढ़ती जाएगी, और जितना इंटरेस्ट रेट गिरता जाएगा उतनी ही और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को फायदा ही नहीं हो रहा कोई वहां पैसा डिपॉजिट करने से, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है उल्टा, और नियर जीरो पहुंच जाएगा अगर, तो क्या होगा, ध्यान दो। एक बात समझ आ गई कि इनवर्सली रिलेटेड है भैया, है ना। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मेरा फॉल हो रहा है बेटा, जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, मेरी डिमांड फॉर होल्डिंग द कैश बढ़ती जाएगी, है ना। और जब ये इतना कम हो जाएगा, यहां पर आके ऑलमोस्ट जीरो चेंज होने लग जाएगा, जीरो हो जाएगा इसमें, तो मेरा लिक्विडिटी ट्रैप शुरू हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि अब मेरी डिमांड फॉर मनी होल्डिंग द कैश ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, इवन आफ्टर इंजेक्टिंग द मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई के तहत और पैसा इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी में, मनी सप्लाई के तहत, और मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई बोल रहा हूं सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई ने और पैसा इंजेक्ट कर दिया कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, पर नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों को फर्क किससे पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। लोग डर जाते हैं ना कि कहीं वॉर का टाइम तो नहीं हो गया, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। और रियल सिचुएशन है ऐसा, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जापान का केस है कि जहां पर रियल में ऐसा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे और लोगों ने पैसा अपने पास दबोच के रख लिया था, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी बिल्कुल बंद कर दी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बेटा दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप, जब ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, कांस्टेंट आपकी डिमांड बन जाने की, अफेक्ट होना बंद हो जाता है, समझ गए, इफेक्ट होना बंद हो जाता है आपकी डिमांड फॉर होल्डिंग, मतलब बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, एक ट्रैप शुरू हो जाता है इकोनॉमी में कि पैसा सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है और लोग सिर्फ डिपॉजिट करके रखना शुरू हो जाते हैं पैसे, राइट। चलो देखते हैं आगे, कंसेप्ट सुनेंगे दोबारा से। द लिक्विडिटी ट्रैप हैपेंस व्हेन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, दैट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार मॉनेटरी पॉलिसी लगा रही है, आरबीआई पैसा इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में, फेल्स टू लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, रेजेस द इनकम और बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें से, समझ गए, फेल्स टू लोअर द इंटरेस्ट रेट, ना ही इनकम बढ़ती है ना बूस्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ भी नहीं। पीपल होल्ड ऑल द मनी सप्लाइड इवन इफ मोर इज गिवन, जितना पैसा उनको दिए जा रहे हैं उतना रखे जा रहे हैं अपने पास, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर नियर जीरो, जब नियर जीरो पहुंच जाते हैं ना। पीपल फियर अनसर्टेन इवेंट्स लाइक डिप्लेशन ऑफ और वॉर, सो दे प्रेफर कैश ओवर बॉन्ड्स, है ना। तो उनको डर लगने लग जाता है, भाई लड़ाई झगड़े का माहौल तो नहीं चल रहा, तो वो कैश रखने लग जाते हैं अपने पास रादर देन बॉन्ड्स, सिंपल। So why policy fails in liquidity trap? At 0% interest, cash and bonds give the same return. भैया जब 0% है तो मैं कैश रखूं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं, क्या फर्क पड़ता है? तो इससे बढ़िया तो मैं कैश ही रख लूं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना या कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, डिपॉजिट, वो तो नुकसान का सौदा है, क्या पता पैसा डूब जाए, मिले ही ना। तो इससे बढ़िया तो मैं अपने पास ही रखूं। So people hold money instead of investing it, even if central bank inject more money, it just sit idle, no spending or investment happens. कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आरबीआई और पैसा डाले जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा भैया, लोग अभी भी पैसा होल्ड करे जा रहे हैं, जो पैसा उनको मिल भी रहा है आरबीआई से उसको भी होल्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे लोग, राइट। द स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट एंड द स्पेकुलेटिव मनी डिमांड कर्व बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बेटा ये बात याद रहेगी, यही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है कि कैसा होगा कर्व, परफेक्टली इलास्टिक होगा, दिखा दिया मैंने आपको, है ना, पैरेलल बन जाएगा एक्स एक्सिस के। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप इन द इकोनॉमी। कीवर्ड्स याद रखेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बिकम जीरो, डिमांड कर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है, लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, पैसे को होल्ड करना शुरू कर देते हैं,
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। ये सब बातें याद रखनी है आपको, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप संभाल लोगे। ठीक है जी, चलो नाउ आगे देखो फिर से, मॉनेटरी पॉलिसी स्टॉप वर्किंग इवन इफ द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एड्स मोर मनी टू द इकोनॉमी, इट डजंट हेल्प। पीपल डोंट स्पेंड और इन्वेस्ट, सब बंद कर देते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलरेडी वेरी लो, दे प्रेफर टू होल्ड कैश इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन द बैंक और यूजिंग इट टू द इन्वेस्ट। कुछ नहीं कर रहे भाई लोग, पैसा होल्ड करके दबोच के बैठ जाते हैं अपने पास, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे लोग, डर के बैठ जाते हैं, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा, जापान में ऐसा हुआ था, फेस्ड अ लिक्विडिटी ट्रैप हुआ था जहां पर इंटरेस्ट रेट जीरो हो गए थे ऑलमोस्ट, पीपल होल्डेड कैश एक्सपेक्टिंग डिफ्लेशन, 10 साल के बॉन्ड जो मैच्योरिटी 10 साल वाले बॉन्ड थे ड्रॉप हो गए थे बाय 0.2%। ये रियल सिचुएशन है, ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, जापान के केस का कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऐसा रियल में भी हो चुका है ना, ताकि लिक्विडिटी ट्रैप को आप और अच्छे से रिलेट कर पाओ। ठीक है जी, चलो नाउ अब आता है बेटा पोस्ट किन्जियन डेवलपमेंट्स इन द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। पोस्ट किन्जियन मतलब आफ्टर द थ्योरी ऑफ किन्जियन के बाद जो चेंजेस है देखेंगे। मोस्ट पोस्ट किन्जियन थ्योरीज ऑफ द डिमांड फॉर मनी एम्फसाइजेस द स्टोर ऑफ वैल्यू और द असेट फंक्शन ऑफ द मनी। दो बात याद रखेंगे, जो पोस्ट किन्जियन थ्योरीज थी उनका फोकस किस पे था, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर असेट फंक्शन, कि मनी को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ असेट और स्टोर ऑफ वैल्यू, इन दोनों फंक्शंस के ऊपर मेनली फोकस करा गया था किन्जियन के बाद वाली थ्योरीज में। ठीक है ना, चलो नाउ इन्वेंट्री अप्रोच की बात कर रहे हैं पहले, तो ट्रांजैक्शन बैलेंसेस ध्यान से। इन्वेंट्री अप्रोच में बेटा मैं एक नाम लिख रहा हूं, जो भी आगे आएगा मैं यहीं पर लिख देता हूं, बॉमल ने दी थी। किसने दी थी, बॉमल भाई साहब ने। ठीक है जी, पूरा नाम आएगा भी, डोंट वरी। क्या था आइडिया इसके अंदर, पीपल होल्ड मनी जस्ट लाइक बिजनेसेस होल्ड इन्वेंट्री, कि जैसे हम इन्वेंट्री को रखते हैं ना वैसे फॉर डेली ट्रांजैक्शन नीड्स। अब जो थ्योरीज आप पढ़ोगे ना बेटा, इन सबने थोड़ी थोड़ी थ्योरीज चुरा ली है पहले वालों से, इन्होंने खास कोई अपना आइडिया नहीं दिया। अभी आपको पढ़ के लगेगा, मतलब मेरा अपना व्यू आपके बुक्स में नहीं लिखी हुई वाली बात, बच्चों को बोलते हुए वाली बात, कि ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इन्होंने चुराया है, पर आप खुद से आपको पता लगेगा कि इन्होंने कोई खास कोई नई बात नहीं बोली, इन्होंने वही थ्योरीज में से उठा के अपने अपने कुछ छोटा छोटा एड ऑन करके थ्योरीज बना दी। तो देखो ये हमें पता नहीं है क्या कि डेली ट्रांजैक्शन नीड के लिए चाहिए होता है पैसा, पता ही तो है हमें। प्रॉब्लम क्या है, मनी इज कन्वीनियंट फॉर स्पेंडिंग बट डजंट अर्न इंटरेस्ट। अब दिक्कत क्या है, अगर आप पैसे को होल्ड करते हो, प्रॉब्लम क्या राइज होगी, पैसे को होल्ड करते हो ज्यादा तो इंटरेस्ट का नुकसान होता है, पैसे को अगर आप डिपॉजिट कर देते हो सारा, ये इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, पैसा हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या है कि दोनों का बैलेंस, कि भैया जितना आपको कैश के लिए जरूरी है उतना निकाल दो, जो उसके ऊपर जो भी स्पेयर आता है वो इन्वेस्ट कर दो या डिपॉजिट कर दो, इंटरेस्ट इनकम कमाओ उसके ऊपर, पर जितना ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए वो तो आपको अलग करना ही पड़ेगा पहले। ऐसे ही तो होता है, राइट। तो देख लो कि अगर आप पैसा कन्वीनियंसी के लिए रखते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उससे, लेकिन अगर आप सेव करते हो या डिपॉजिट करते हो, इंटरेस्ट अर्न करते हो, लेकिन वो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो पीपल मस्ट बैलेंस, लो जी, कि होल्ड करे पैसा फॉर कन्वीनियंस और इन्वेस्ट करे एसेट में फॉर अर्निंग द इंटरेस्ट, दोनों काम करने चाहिए लोगों को बैलेंस करके। व्हाई पीपल डोंट होल्ड ऑल द मनी इन सेविंग, सारा पैसा क्यों नहीं रखते, ध्यान से, बिकॉज विड्रॉइंग टू ऑफन इन्वॉल्व, जब पैसा विड्रॉ करते हैं ना तो उसके अंदर ब्रोकरेज फीस है, ट्रांसफर कॉस्ट होती है, टाइम एंड एफर्ट लगता है। भैया ब्रोकरेज फीस ट्रांसफर कॉस्ट भी तो है, जो ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है थ्योरीज एक्चुअली, अब तो आपके लिए आसान है सब कुछ करना। पहले क्या होता था, ब्रोकरेज फीस होती थी। अच्छा ये मान लो आपने एफडी कर दी, मान लो फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, तो अगर आप उसको विड्रॉ करने जाओगे तो क्या होगा, चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, राइट। सो देयर आर सर्टेन इंटरमीडियरीज, पहले के टाइम से चलती आ रही है थ्योरीज, अब तो खैर लोग डायरेक्ट ही सीख गए हैं, तो पहले से थ्योरी चलती आ रही है, तो वहां पर एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते थे जो सारे बीच के चार्जेस लेते थे आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए भी, राइट। तो तब से बनती आ रही थ्योरीज। फिर टाइम एंड एफर्ट लगेगा, सो पीपल कीप सम मनी इन हैंड फॉर कन्वीनियंस एंड द रेस्ट इन सेविंग्स, है ना, जितना जरूरत है उतना कन्वीनियंस के लिए रख लेते हैं, बाकी उठा के डाल देते हैं सेविंग्स। ठीक है जी, चलो। होल्डिंग मनी मींस लूजिंग द इंटरेस्ट यू कुड हैव अर्न, कितनी बार पढ़ ली हमने वाली बात, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भैया अगर आप पैसे को रखते हो अपने पास तो वो इंटरेस्ट का आपको नुकसान होता है जो बैंक आपको दे सकता था अगर उसी पैसे को आप बैंक में रखते, पर अब नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि आपने पैसा होल्ड कर लिया बेटा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बॉमल का फॉर्मूला, बॉमल था ना इसके अंदर, इसने फॉर्मूला दिया ये वाला बेटा, क्या फॉर्मूला दिया इसने, सिंपल, कि आपका कैश विड्रॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, मतलब आप कितना कैश अपने पास रखोगे ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, जितना ज्यादा ब्रोकरेज फीस होगी आपकी, चार्जेस वगैरह होंगे आपकी इनकम पे, उससे तो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि वो जितना ज्यादा होगा उतना आप डिपॉजिट कम करोगे, अपने पास कैश की फॉर्म में ज्यादा रखोगे। और इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बैंक में ज्यादा मिल रहा होगा तो आप कोशिश करोगे कि आप डिपॉजिट ही रखो, पैसा मिलेगा ना वहां से ज्यादा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप कहोगे कैश ही रख लो अपने पास, राइट। तो फ्रैक्शन से आप ऐसे याद रख सकते हो फॉर्मूला को, डिनोमिनेटर में लिखा है तो इनवर्सली रिलेटेड है, ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली रिलेटेड है ना, कि आप कैश का अपने पास कितना रखोगे किस पे डिपेंड करेगा, ब्रोकरेज पे डायरेक्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनडायरेक्ट। तो देखो कैसे, ऑप्टिमल कैश विड्रॉल कितना होना चाहिए आपके पास, बी है हमारे पास ईच ट्रांजैक्शन की कॉस्ट दैट इज ब्रोकरेज फीस, वाई हो गया इनकम, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट।
दिस फॉर्मूला टेल्स यू हाउ मच कैश टू विड्रॉ एट अ टाइम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट लॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। भैया जब आप अपनी टोटल कॉस्ट की बात करते हैं मिनिमाइज करने की, तो टोटल कॉस्ट क्या है? देखो ना, जब आप पैसे को होल्ड करते हो तो दो तरीके के हैं, एक तो आपकी इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है वो, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो देखो क्या कंक्लूजन है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना आप पैसा कम होल्ड करोगे, क्योंकि आप डिपॉजिट करने में आपको ज्यादा फायदा नजर आएगा, बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है तो आप होल्ड कम करोगे पैसा, डिपॉजिट ज्यादा करोगे, राइट। सिमिलरली बेटा अगर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा कैश होल्ड करोगे, क्योंकि बैंक से विड्रॉ करने में चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, ब्रोकरेज फीस ज्यादा लग रही है, तो आप क्या करोगे, ज्यादा कैश होल्ड करोगे, डिपॉजिट नहीं करोगे। फिर आता है पीपल बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्निंग्स, तो लास्ट में मतलब कंक्लूजन क्या है कि लोग बैलेंस करते हैं दोनों के बीच में, है ना, इंटरेस्ट अर्निंग और कन्वीनियंस जो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए चाहिए पैसा, उनके बीच में बैलेंस करते हैं। दिस इज द इन्वेंटरी अप्रोच गिवन बाय बॉमल। सिंपल। चलो नाउ फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट थ्योरी, इसने क्या कहा, मिल्टन फ्रीडमैन ने 1956 में ट्रीटेड द मनी लाइक एनी अदर एसेट दैट द पीपल होल्ड टू स्टोर द वेल्थ। ठीक है जी, ही बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द सम सेम फैक्टर्स एज डिमांड फॉर अदर एसेट्स, कि जैसे हम बाकी एसेट्स को अपने पास संभाल के रखते हैं वैसे ही सेम हम मनी को भी रखते हैं। मनी इज एन असेट लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स और प्रॉपर्टी, मनी इज हेल्ड बिकॉज इट हैज अ वैल्यू एंड यूटिलिटी। तो जैसे बाकी एसेट्स की वैल्यू है वैसे मनी की भी एक यूटिलिटी है, तो इसलिए हम उसको भी असेट की तरह रखते हैं संभाल के। पहले हमने बात पढ़ ली थी कि पोस्ट किन्सन मॉडल्स में हमने मनी को असेट से रिलेट किया है ना। नाउ तो बेटा इसकी जो मेन बात थी इसकी थ्योरी में, इसने कहा था कि जो हमें कभी कभार अगर इनकम आती है वो इतनी मैटर नहीं करती, हमारी जो परमानेंट इनकम है वो मैटर करती है। क्या बोला कि जो परमानेंट इनकम है हमारी वो मैटर करती है कि कितना हम मनी की डिमांड कर सकते हैं, राइट। अगर आपने कोई एसेट बेचा, मान लो कि इनकम रियलाइज होगी, वो मैटर नहीं करेगी। जो रेगुलर बेसिस पर आपकी परमानेंट इनकम आ रही है वो मैटर करेगी। ध्यान से कि अनलाइक कीन्स हु यूज्ड करंट इनकम, कीन्स ने तो करंट इनकम बोला था, लेकिन फ्रीडमैन ने क्या बोला, परमानेंट इनकम, दैट इज एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम ओवर टाइम टू एक्सप्लेन द मनी डिमांड। ठीक है जी, मनी की डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए इसने किसकी कंसेप्ट को यूज करा, परमानेंट इनकम के कंसेप्ट को, ना कि करंट इनकम को। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सी टाइप की इनकम यूज करी है, तो बेटा परमानेंट इनकम। सिंपल। चलो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड, परमानेंट इनकम बात कर ली हमने, हायर परमानेंट इनकम हायर डिमांड, प्राइस लेवल, हायर प्राइस इज मोर मनी नीडेड, पता है हमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है ना कि जो बैंक के पास पैसा रखेंगे इंटरेस्ट मिल सकता था, नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इफ रिटर्न ऑन अदर एसेट लाइक बॉन्ड्स और स्टॉक गोज अप, पीपल होल्ड लेस मनी। भाई अगर इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा हो रहा है तो हम होल्ड कम करेंगे, इन्वेस्ट या डिपॉजिट ज्यादा करेंगे। इन्फ्लेशन से, हायर इन्फ्लेशन से रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, तो लोअर्स द मनी डिमांड, जिससे हमारी रियल वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाए उससे डिमांड कम हो जाती है। सिंपल। तो फ्रीडमैन की थ्योरी क्या थी, लिंक्स मनी डिमांड टू द वेल्थ मेजर्ड बाय परमानेंट इनकम। ये वर्ड याद रखना है बेटा फ्रीडमैन के साथ, रिलेटिव रिटर्न्स ऑन अदर एसेट, प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, इन सब पे। ही व्यूड मनी एज एन एसेट दैट कंपीट्स विद अदर्स एंड पीपल होल्ड इट बेस्ड ऑन द रिटर्न एंड रिस्क इन्वॉल्व। अब देखो इसने अपनी थ्योरी में बात क्लोज करी लाके रिटर्न और रिस्क पे, वहीं से दूसरे पर्सन ने थ्योरी उठा ली इसकी। जैसे इसने रिस्क रिटर्न का नाम लिया तो हमारे पास दूसरी थ्योरी भी आएगी, भी देखो रिस्क के बारे में। तो देखो द डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। तो जो हमारा टॉबिन भैया था, टॉबिन भाई साहब ने इनकी रिस्क वाली बात को पकड़ लिया और इन्होंने कहा कि पैसे को लोग कितना कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, डिपेंड करता है उनका रिस्क पैटर्न कैसे है। क्या वो ज्यादा रिस्क लेने वाले लोग हैं या कम रिस्क वाले लोग हैं, समझ रहे मेरी बात। तो इन्होंने क्या कहा, एक्सप्लेन द पीपल मेक चॉइसेस अबाउट होल्डिंग द मनी वर्सेस रिस्की इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क की तरफ कैसा एटीट्यूड है। तो पीपल प्रेफर मोर वेल्थ, एवरीवन वांट्स टू ग्रो देयर वेल्थ बट नॉट एवरीवन इज विलिंग टू टेक हाई रिस्क। हर कोई चाहता है उसकी वेल्थ इंक्रीज हो लेकिन कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है ना। पोर्टफोलियो चॉइस, लोगों को यह दिक्कत आती है कि कैसे डिसाइड करें कि कैश की फॉर्म में कितना रखना है, सेव, लिक्विड, नो इंटरेस्ट, कि भैया कितना हम कैश की फॉर्म में रखें और कितना हम इन्वेस्ट करें। इस चीज का लोग कंप्यूटेशन नहीं कर पाते कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज इनकम में से मैं 70 इन्वेस्ट करूं, 30 सेव करूं, या 40 इन्वेस्ट करूं और 60 सेव करूं। तो लोग इसका पोर्टफोलियो यानी बैलेंस नहीं बना पाते, राइट। देखो ना, कैश की फॉर्म में कितना रखे और रिस्की एसेट में कितना रखे, लाइक बॉन्ड, शेयर विच गिव्स रिटर्न, लेकिन रिस्क भी आते हैं साथ में। मतलब और इसका कंक्लूजन आप समझ गए होंगे क्या है। इसने कहा कि भैया लोगों को कंफ्यूजन यही है कि हम पैसा कितना कैश में रखें, कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालें। तो क्या कंक्लूजन होगा कि बैलेंस कर दो भैया, दोनों के बीच में बैलेंस करके चलो, दोनों काम मत करो ना, सारा रिस्क में भी मत डालो, सारा कैश में भी मत रखो, बैलेंस करके चलो। ये इसका कंक्लूजन है, देखते हैं अभी। रिस्क एवर्जन, जो लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, रिस्क अवॉइडर्स भी बोलते हैं इनको, दे प्रेफर लेस रिस्क इवन इट मीन स्लाइटली लोअर रिटर्न। वो कम रिटर्न में भी गुजारा कर लेंगे पर उनको रिस्क नहीं चाहिए, है ना। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, ये लो आ गया। इंस्टेड ऑफ चूजिंग ओनली कैश दैट इज जीरो रिटर्न और ओनली रिस्की एसेट दैट इज हाई रिटर्न प्लस हाई रिस्क, मतलब या तो सिर्फ कैश रख लो बिना किसी रिटर्न के,
या फिर आप सारा पैसा डाल दो हाई रिटर्न हाई रिस्क में, दोनों ही गड़बड़ है। इसने क्या कहा, डाइवर्सिफाई कर दो, होल्ड अ मिक्स ऑफ मनी, बॉन्ड एंड शेयर्स, कि मिक्स पोर्टफोलियो बनाओ, पैसा भी रखो, बॉन्ड्स की फॉर्म में भी रखो, शेयर्स की फॉर्म में भी रखो, मिक्सअप कर दिया सब कुछ। ठीक है जी। तो भैया इसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन क्या था हमारा लास्ट में, टॉबिन एक्सप्लेन हाउ पीपल चूज बिटवीन होल्डिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, तो पीपल प्रेफर टू होल्ड मोर बॉन्ड। सेम बात बार बार आ रही है, एक ही बात। इसने देखो मैंने कहा था ना, सारे इकोनॉमिक्स ने ऑलमोस्ट एक दूसरे से बात चुराई हुई है, कुछ नया नहीं है। क्या बोला कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दो, है ना, और कम पैसा होल्ड करो। उल्टा, अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो भैया क्या कर लो, पैसा होल्ड ज्यादा करो, इन्वेस्टमेंट कम करो। कोई नई बात बोली इसने, कुछ भी नया नहीं बोला। This creates a downward sloping curve, that is liquidity preference function. ये opposite related है ना, inversely related है, showing as interest rate falls demand for money rises and vice versa. कितनी ज्यादा नई बात बोली है इसने, कितनी नई बात बोली है ना, सब चोर है। Tobin's theory has been supported by real world studies। ये लो लास्ट में आके क्रेडिट ले गया सारा, सबकी थ्योरी खा गया अकेला, सबकी बातें मिक्स करके अपनी बात बता दी। Confirming that money demand is sensitive to the interest rate। सबने भी तो यही बात बोली थी, इसने लास्ट में लाके रिस्क रिटर्न की बातें बोल बोल के क्रेडिट ले गया सारा। ये देखो कह रहा रियल वर्ल्ड स्टडीज में इसको कंफर्म करा गया कि इसने सबसे सही बात बोली है कि नहीं। तो चलो, हमें क्या मतलब है, हमें तो एग्जाम देना है यार। तो भैया इस मोड पे आके ये वाला चैप्टर भी हमारा हुआ खत्म, यूनिट नॉट चैप्टर, चैप्टर 8 का यूनिट नंबर 1 का हुआ खात्मा। ठीक है बच्चों, आई होप बढ़िया से समझ आया होगा भाई। कमेंट कर देना बढ़िया से, शेयर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, लाइक्स कर देना बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, कमेंट करते रहते हो भाई, हमें भी हिम्मत मिलती है, करते रहा करो कमेंट। ठीक है, चलो भाई, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।